फ्रेंड्स, यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रथम प्रश्न पत्र जो कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा 2021 के लिए जारी किया गया है। इसमें से 7 क्वेश्चन आना है, तो देखते हैं उसका हल। जिसमें पार्ट 1, 2, 3 का हल हमने पिछली वीडियो में देख चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। तो पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे जो कि प्रश्न क्रमांक 31 से लेकर प्रश्न 40 तक होंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 31। देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग 51 है और उनके प्रथम और तीसरे पदों का गुणनफल 240 है, तो निम्न में से समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 51 है, ठीक है, तथा प्रथम और तीसरे का गुणनफल 240 है। तो हम 3 पद मान लेते हैं समांतर श्रेणी के। माना 3 पद, तो 3 पद, पहला पद मान लेते हैं a माइनस डी, है ना, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। ये 3 पद मान लेते हैं हम। अब तीनों पदों का योगफल क्या कहता है, तीनों पदों का योगफल 51 है। तो इनका योगफल कर लेते हैं तीनों पदों का। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 51। जोड़ देंगे, डी से डी कट गया, 3a बराबर 51, तो a बराबर आ जाएगा 17, ठीक है। प्रथम पद a बराबर 17 निकल गया। अब हमको क्या कहता है, गुणनफल। प्रथम और तीसरे पदों का गुणनफल 240 है। कंडीशन नंबर 2 से प्रथम पद हो जाएगा a माइनस डी इंटू a प्लस डी बराबर 240। ये फार्मूला से क्या हो जाता है कि a का वर्ग माइनस डी का वर्ग बराबर 240। तो a बराबर कितना लिख देंगे हम, 17। तो 17 का वर्ग ऋण डी का वर्ग बराबर 240। 17 का वर्ग हो जाएगा 290 और ऋण डी का वर्ग बराबर 240, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ऋण डी का वर्ग 290 ऋण 240 बराबर हो जाएगा डी का वर्ग, तो डी का वर्ग हो जाएगा 49। तो हल करेंगे तो डी बराबर निकल गया 7, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आंसर, डी का मान आ गया 7। प्रश्न 32। शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है या धारा के अनुकूल 2 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नाव की चाल क्या होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको दिया है कि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के अनुकूल 2 घंटा में चली गई दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम शांत जल में नाव की चाल दी हुई है, हम मान लेते हैं धारा की चाल। अब मान लेते हैं शांत जल में धारा की चाल, शांत जल नहीं, धारा की चाल मान लेते हैं। तो धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माना। तो हमने मान लिए कि धारा की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तब धारा की दिशा में नाव की चाल, तब क्या हो जाएगा, पहला धारा की दिशा में नाव की चाल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अनुकूल दिशा भी कहते हैं, है ना। तो धारा की दिशा में अनुकूल दिशा की चाल, ये हो जाएगी x धन, ये 5 जुड़ जाएगा इसमें अनुकूल में, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में चाल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में हो जाए, दिशा में ये 5 किलोमीटर जुड़ जाएगा और विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर घट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या दिया है, अनुकूल दिशा में 2 घंटे में चली गई दूरी 15 किलोमीटर है। तो अनुकूल दिशा में हम दूरी वाला सूत्र लगा देंगे। अब देखिए, जो दूरी फार्मूला होता है, क्या होता है, दूरी बटे चाल बराबर समय,
ठीक है, या दूरी बराबर चाल गुणित समय। अब यहाँ पर हमारे पास जो दूरी दिया है 15 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो दूरी की जगह में आ जाएगा 15, चाल उसकी हो जाएगी अनुकूल दिशा में 1 - 5 और समय लेता है वो 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा में अनुकूल दिशा में वो 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो इसको हल कर देंगे तो ये इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ये होगा 15 बराबर 2 गुणित 1 - 5। ठीक है, तो ये हो गया 15 बराबर 2 × 10, या फिर 10 को इधर ला लेंगे तो 15 - 10 बराबर 2x, या x बराबर हो जाएगा 15 में से 10 गया तो 5, 5/2 बराबर 2.5, और x क्या है, चाल है, तो किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई नाव धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमको धारा की चाल ही पूछा है, तो धारा की चाल आ जाएगी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आंसर। प्रश्न क्रमांक 33, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-1 है तो उसका 30वां पद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है हमारे पास कि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-1 है, तो 30वां पद क्या होगा कहता है। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं कि प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, तब क्या हो जाएगा, nवां पद का सूत्र nवां पद बराबर a + n-1 × d। ठीक है, अब हमको यहाँ पर nवां पद दिया है 3n-1 बराबर a + n-1 × d। इसके बाद हमको क्या पूछा है फ्रेंड्स, 30वां पद ज्ञात कीजिए। ये नहीं भी लगाएंगे हम तो इसी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड रुको। तो nवां पद हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 3n-1, तो n के जगह में हम 30 लिख देंगे, तो 3 × 30-1 बराबर हो जाएगा 90-1, तो nवां पद हो जाएगा यानी 30वां पद हो जाएगा 91 आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है आंसर। प्रश्न क्रमांक 34 है, बहुपद 2x का वर्ग ऋण 6x धन 1 की शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ये प्रश्न क्रमांक 34 में हमको दिया है बहुपद दिया है 2x का वर्ग ऋण 6x धन 1 और शून्यकों का गुणनफल पूछा है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, b बराबर ये ऋण 6 हुआ और ये c बराबर धन 1 हो गया। ठीक है, तो हमको शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। c का मान हो गया 1 और a का मान हो गया 2, तो शून्यकों का गुणनफल आ गया 1/2 आंसर। यदि योगफल पूछता तो योगफल होता है ऋण b/a, और b का मान है ऋण 6/a का मान 2, ये होगा धन 6/2, इसको काट देंगे तो ये हो जाता 3 आंसर। तो अभी हमारे पास आ जाए गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल हो गया 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर प्रश्न 35 है, समीकरण 2x का वर्ग ऋण वर्गमूल 5x धन 1 बराबर 0 के होते हैं वास्तविक मूल या काल्पनिक मूल। तो इसका फ्रेंड्स हमको जब भी वास्तविक काल्पनिक ज्ञात करना होता है, जिनके विविक्तिकर ज्ञात करना होता है, तो यहाँ से विविक्तिकर निकाल लेंगे हम। देखिए विविक्तिकर d बराबर होता है b² ऋण 4ac। ठीक है, तो b का मान यहाँ पर हमारे पास दे दिया है वर्गमूल 5, तो ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग ऋण 4, a का मान 2 गुणित c का मान 1, इनका गुणा कर देंगे तो ये हो गया 5 ऋण 4 बराबर 1। और जब विविक्तिकर d का मान धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, तो जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सत्य होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36,
दिया है कि आलेख दिया हुआ है, शून्यकों की संख्या पूछा। तो फ्रेंड्स ये शून्य जितने बार एक शख्स को काटता है उतने शून्यक होते हैं, तो 1 2 3 4 बार काटा है, तो इसीलिए 4 शून्यक होंगे इसके। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए हमारे पास 2 त्रिभुज दिए हुए हैं और दोनों त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। जैसे हमारे पास 2 त्रिभुज है, मान लो ए बी और सी, ठीक है। दूसरा त्रिभुज दिया पी क्यू आर। तो देखिए यहाँ ए बी के बटे में क्यू आर दिया है, तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। ए बी के संगत भुजा दिया है क्यू आर, तो यहाँ क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू आर पी, ठीक। तो अब देखिए ये तीनों भुजाओं का संगत अनुपात दिया है, ए बी बटे क्यू आर, ए सी बटे क्यू पी और बी सी बटे क्यू पी, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी पहला है, ए क्यू क्या दिया है, पी क्यू आर। इस तरीके से ऐसा घुमाया है, तो यहाँ भी ऐसा घुमा देंगे, जैसे सी ए बी हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सत्य होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उसका जो अनुपात होता है वो होता है भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 9 का वर्ग बटे 4 का वर्ग बराबर 81 बटे 16, क्या ऑप्शन नंबर 2 में सत्य होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 39, यदि एक वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 140 है, तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींचा गया स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। देखिए क्वेश्चन 39 में हमको कह दिया है कि किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 140 अंश का दिया हुआ है, ठीक है। 140 अंश का दिया है और कहता है कि इन त्रिज्याओं के जो ये बिंदु है इन पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ कोण सी कितने अंश का बनेगा ये हमको पूछ रहा है। तो देखिए ये वाला कोण दे दिया है 140 का, तो हमारे पास दिया है कोण ए ओ बी बराबर 140 अंश। अब देखिए स्पर्श रेखाओं पर कोण होता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 अंश हो जाएगा। ये और ये कोण दोनों 90 अंश के बन जाएंगे। अब देख लेते हैं त्रिभुज ए ओ सी में देखो यहाँ पर इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 का हो गया, ये वाला कोण ये पूरा आधा कोण बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर त्रिज्याएं हैं, रेखाएं भी स्पर्श रेखा भी बराबर होती है, तो ये कोण भी आधा होगा, तो ये वाला कोण हो जाएगा 70 अंश, ठीक है। तो इस त्रिभुज में देखिए ये वाला कोण ओ ए बी बराबर 90 अंश, कोण ए ओ सी बराबर 140/2 बराबर 70 अंश। अब ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण ओ ए बी धन कोण ए ओ सी धन कोण ए सी ओ बराबर 180 अंश। इनके मान लिख देते हैं, ए ओ ए बी का मान 90 अंश धन इसका मान 70 अंश धन कोण ए सी ओ बराबर 180। तो कोण ए सी ओ बराबर 180 ऋण 90 और 70 को जोड़ देंगे तो 160, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा कोण ए सी ओ बराबर 20 अंश, ठीक है। तो हमको पूरा कोण निकालना है ए सी बी, इसीलिए कोण ए सी बी बराबर 2 गुणित कोण ए सी ओ, क्योंकि ये वाला कोण का डबल हो गए, तो ये हो जाएगा 40 अंश आंसर। इसका हमारा उत्तर आ जाएगा 40 अंश। फिर प्रश्न क्रमांक 40 दिया हुआ सब प्रेक्षणों का माध्य 50 प्राप्त होता है, तो लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि 150 के स्थान पर 50 पढ़ा गया है, तो माध्य क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 40 में दिया है कि 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है,
और गलती से कहता है कि 150 के स्थान पर 50 पढ़ लिया गया था। मतलब तो यहाँ पर देखिए 100 प्रेक्षणों का 100 प्रेक्षणों का कुल योग निकाल लेते हैं। तो 100 प्रेक्षणों का कुल योग, तो फ्रेंड्स माध्य में आंकड़ों की संख्या गुणा कर देंगे तो 100 गुणित 50 बराबर ये हो जाएगा 5000। ठीक है। उसके बाद कहता है गलती से 150 के स्थान पर 50 पढ़ा गया था, तो सही योग, ये गलत योग हो गया क्योंकि हमने 150 के स्थान पर 50 पढ़ लिए थे। तो सही योग क्या हो जाएगा 5000 ऋण सही क्या पढ़ा गया था, गलती से 150 के स्थान पर 50 पढ़ा गया था, तो जो पढ़ लिए थे उसको घटा देंगे और जो पढ़ना था उसको जोड़ देंगे। तो अब कितना हो जाएगा, ये 50 का 100 बचा, 100 का गुणा यहाँ जोड़ देंगे तो 5100 होगा। ठीक है। अब इसका सही माध्य निकाल लेते हैं। तो सही माध्य, तो सही माध्य हो जाएगा हमारे पास 5100/100। ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 200 से 200 कट गए तो 51 आंसर। तो सही माध्य होगा फ्रेंड्स 51। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है।